हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम लोग यहां पे शुरू करेंगे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर। ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, उन पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे और ओम्स लॉ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस जिस टाइप के हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखा जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप हमारे साथ बने रहो। और चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो चलो पहले हम देखते हैं कि करंट क्या होता है। ठीक है ना। करंट, व्हाट इज करंट। सबसे पहले हमारे दिमाग में जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में पहली बात आती है कि करंट होता क्या है, करंट होता क्या है और ये कैसे फ्लो करता है। ठीक है ना। तो बेसिकली जो हम इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम किसके लिए पढ़ेंगे, कंडक्टर्स के लिए पढ़ेंगे। हम किसके लिए पढ़ेंगे, करंट अगर निकालना सीखेंगे, रेजिस्टेंस, जो भी चीजें हम निकालना सीखेंगे बेसिकली किसके लिए होगा, वो कंडक्टर्स के लिए होगा। ठीक है ना। क्योंकि कंडक्टर्स में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसी की वजह से हमारा करंट आता है। ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हमें जरूरत रहती है अगर हमें करंट फ्लो करवाना है किसी वायर के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू, कहीं भी अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी आपका करंट फ्लो करेगा। कुछ जगह पे आयंस के भी कारण फ्लो करता है, लेकिन इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट आता है। समझ आया आपको। तो चलिए पहले हम डिफाइन करते हैं करंट क्या होता है। ठीक है। आप लोग अपने माइंड में सोचो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। चलो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge is called current. The rate of flow of charge is called current. Rate of flow of charge को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो अगर हम बात करें तो आई क्या होता है हमारा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड विद डेल्टा टी होता है। ये हमारा आई का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसी को हम अगर बहुत ही स्मॉल चार्ज और बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लें, अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो करंट हमारा क्या आ जाता है, ये हम आई एवरेज इसको बोलते हैं। ठीक है ना। एवरेज करंट हमारा आता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर हम करंट की बात करें आई, ये कितना आ जाता है हमारा, आई आ जाता है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। ठीक है ना। ये हमारा करंट होता है। ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जो हमें करंट के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, कूलम्ब पर सेकेंड भी आप बोल सकते हो और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर बोलते हैं जिसको हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ए से। ठीक है ना। एसआई यूनिट इसका होता है कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर। ठीक है। दूसरा ये क्या है, करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, हम देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, इन अ यूनिफॉर्म कंडक्टर, या कंडक्टर आप बोल सकते हो होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टर, या आप बोल सकते हो इन ए कंडक्टर, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना।
द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज opposite to the flow of electrons. इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होता है, ऑपोजिट होता है जो हमारा करंट आता है, ठीक है ना, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारी करंट की डायरेक्शन होती है जो होती है इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट होती है। और इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन करंट इन कंडक्टर लिखो आप, कंडक्टर, ठीक है ना, इन कंडक्टर ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। क्या होता है, सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, और उसी के ऑपोजिट क्या होता है, हमारा करंट होता है, ठीक है ना। करंट बेसिकली हम लेते क्या हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है वो डायरेक्शन हमारी करंट की आती है, लेकिन एक्चुअल में करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करते हैं। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की तो ये डायरेक्शन करंट की, ठीक है ना। करंट और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये हमारा कन्वेंशन है जिसको हम यूज करते हैं करंट के लिए, समझ आ गया। तो इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, dq/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और ये किसमें होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन सिर्फ फ्लो करते हैं और उसके ऑपोजिट हम क्या लेते हैं, करंट की डायरेक्शन लेते हैं। समझ आया आपको? तो आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। करंट का सिंबल क्या होता है, I होता है, ठीक है। अब मैं आपको अगर डायग्राम से बताऊं तो डायग्राम में आप कैसे दिखाओगे करंट को। अगर ये कोई कंडक्टर है, मान लो आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर गिवन है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। अगर इसके क्रॉस हम एक बैटरी कनेक्ट कर दें तो क्या होगी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। V पोटेंशियल की अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी करंट डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। करंट तो हमने देख लिया, अब देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, अगर हम इसको बोले J, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं J, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी क्या होती है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर हम J को डिफाइन करें तो I की वैल्यू क्या होती है, I होता है हमारा J वेक्टर डॉट A वेक्टर, J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये हमारा करंट की वैल्यू होती है। और अगर हम छोटा सा स्मॉल करंट अगर हम लें तो इसको हम क्या बोलेंगे, J वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है ना। DI करंट अगर हम लेते हैं तो ये कितना होता है, DI वेक्टर क्या होता है, J वेक्टर डॉट
डीए वेक्टर, ठीक है। जहां पे क्या है, ये एक एरिया वेक्टर है और जे क्या है आपका करंट डेंसिटी है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि जे की डायरेक्शन क्या आती है। तो यहां पे आप लिख लो पहले, जे वेक्टर क्या है, करंट डेंसिटी, ये क्या है करंट डेंसिटी है। और डीए क्या है, ए क्या है आपका एरिया वेक्टर, ए वेक्टर है आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। तो करंट डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, जे डॉट डीए से निकालते हैं। तो अगर हमें कहीं जे की वैल्यू दी हुई है और डीए की वैल्यू दी हुई है, तो उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें, अगर उनका हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो हमें डी आई की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया आपको? तो इससे हम निकालते हैं कि हमारा करंट कितना आएगा, अगर जे हमें पता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप जे की वैल्यू निकालो, तो जे की वैल्यू यहां से बताओ क्या आएगी। जे की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आई बाई ए आ जाएगी, आई बाई ए, ठीक है ना। अगर इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर की अगर हम बात करें, तो आई बाई ए आ जाएगा। यहां पे अब आई ऐसे कर लो, आई डिवाइडेड विथ ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पे करना क्या है, जैसे देखो ये आपका मान लो कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर था, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर की इधर है, ठीक है ना, जिधर हमारा करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा क्या मिलेगा, जे आई क्या मिल जाएगा हमें, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिलेगा। तो आई कितना हो जाएगा इस केस में, जे ए हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। इन केस मान लो यही एरिया थोड़ा सा मेरा टिल्टेड रहता, अगर ये एरिया मेरा क्या है थोड़ा सा टिल्टेड है, ऐसे है, ठीक है ना, ये है हमारा एरिया जो क्या है इस क्रॉस सेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और इसको हम बोल देते हैं एरिया कितना है, ये A1 है। तो A1 एरिया का ये वाला कंपोनेंट बताओ कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट। अगर यहां पे आप एरिया का कंपोनेंट निकालोगे, ये आपका एरिया आएगा, इस एरिया को आप निकालोगे, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, A1 कॉस ऑफ थीटा। तो अगर आप यहां पे J की वैल्यू लिखो तो कितना मिलेगा बताओ, करंट अगर I इसमें से फ्लो कर रहा है तो कितना मिलेगा आपको, I की वैल्यू मिल जाएगी J इंटू A कॉस ऑफ थीटा। समझ आया आपको, J कॉस ऑफ थीटा मिल जाएगा अगर एरिया वेक्टर आपका किसी दूसरी डायरेक्शन में है। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी हमारी, तो यहां J कॉस थीटा मिल जाएगा। तो अगर इसको आप वेक्टर में लिखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये मिल जाएगा आपको I की वैल्यू। I हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और J क्या होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। J क्या होता है, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। J क्या होता है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ J क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। यूनिट ऑफ J क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। और J को हम क्या बोलते हैं, J हमारा होता है करंट डेंसिटी, ठीक है। ये क्या होता है हमारा करंट डेंसिटी होता है, ठीक है। तो इतना आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलते हैं कुछ माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं कि करंट एक्चुअल में फ्लो कैसे करता है, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन करो, चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हमने करंट डेंसिटी और करंट के बारे में देख लिया, अब माइक्रोस्कोपिक व्यू हम देखते हैं कि करंट हमारा कैसे फ्लो करता है, ठीक है ना, करंट कैसे आता है किसी कंडक्टर में। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, माइक्रोस्कोपिक व्यू,
माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम देखें तो अगर मान लो कोई कंडक्टर है, यहाँ पे आपका कंडक्टर है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, रैंडम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी आप बोल दो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें रैंडम मोशन करते रहते हैं, इस टाइप से ये किसी भी डायरेक्शन में कोलाइड होके रैंडम मोशन करते रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये मोशन करते हैं, तो इनका मोशन क्या रहता है, रैंडम मोशन रहता है, ठीक है ना। तो ये रैंडम मोशन करते हैं, और अगर उस मोशन में अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर मैं निकालूं, तो इसकी स्पीड v रहती है 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की इनकी स्पीड रहती है, बहुत तेजी से मूव करते हैं, मतलब बहुत तेजी से मूव करते हैं। और यहाँ पे आप जानते हो बहुत सारे यहाँ पे एटम्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये एटम से टकराते रहते हैं, एटम से टकराते हैं तो इनकी डायरेक्शन बदल जाती है, दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं, फिर दूसरे एटम से टकराते हैं, फिर अलग डायरेक्शन में जाते हैं, इसी तरीके से रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं। लेकिन इनका नेट डिस्प्लेसमेंट जो रहता है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, नेट डिस्प्लेसमेंट इनका 0 रहता है, इनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है, ये एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम यहां पे एक बैटरी लगा देते हैं, इसी कंडक्टर को जब हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, तो होता क्या है, देखो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता क्या है कि इस बैटरी की वजह से आप जानते हो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये V पोटेंशियल पे आ जाएगा और ये 0 पोटेंशियल पे, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, फोर्स लगने लगेगा, ठीक है, फोर्स लगने लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेंगे। क्या होगा, यही जो इनका रैंडम मोशन था, पहले मोशन इनका रैंडम हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स के कारण ये क्या होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, ठीक है ना। ये रैंडम मोशन करते हुए इस डायरेक्शन में ऐसे ये आने लगेगा, कुछ इसका क्या होने लगेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा। जब ये डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा तो अगर हम देखें कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसकी अगर हम वेलोसिटी निकालें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका ऑर्डर क्या होता है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की ये वेलोसिटी होती है। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी थी, 10⁻6 मीटर पर सेकंड, लेकिन इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम आ जाती है, वो क्या होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, जैसे मान लो इसने 2 मीटर डिस्टेंस 2 मीटर लेंथ कवर करी कितने टाइम में, मान लो इसने 100 सेकेंड में, ठीक है, 100 सेकेंड में 2 मीटर की लेंथ कवर करी इसने, तो इसकी एवरेज अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आएगा, 2/100 इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। वही क्या होगी, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वो किस ऑर्डर की होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, और इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है, ये क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। तो इतना आप डायग्राम बना के आप फटाफट लिख लो कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगते हैं इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन अभी भी इनका रैंडम मोशन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे तो अब ये बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करने लगे, फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद भी इनका रैंडम मोशन चलता रहता है, लेकिन उस फोर्स की वजह से धीरे धीरे ये शिफ्ट करने लगते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में।
जब ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करने लगते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है, और उसका अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। और अगर इसकी रैंडम स्पीड आप देखोगे, जब ये इलेक्ट्रॉन के बीच ये रैंडम तरीके से जब ये मूव कर रहा था तो इसकी स्पीड कितनी थी, 10⁻6 मीटर पर सेकंड। मींस एक कोलिजन हुआ, दो एटम है मान लो, यहां पे एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक एटम है। तो एटम से कोलाइड करने के पहले ये इसकी स्पीड कितनी थी, 10⁻6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी जब ये कोलाइड करने के पहले। फिर जब ये कोलाइड कर लिया तो रैंडम डायरेक्शन में मुड़ गया, फिर से इसकी स्पीड कितनी है, 10⁻6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की है, ठीक है ना। ये स्पीड इसकी ज्यादा है। जब लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड कौन सी होती है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगने लगता है। इस फोर्स की वजह से अभी भी वो रैंडम मोशन करता ही रहता है, रैंडम मोशन वो अभी भी करेगा, लेकिन क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी शिफ्टिंग होने लगेगी, थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग होने लगेगी रैंडम मोशन के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। तो इलेक्ट्रॉन आपका रैंडम मोशन के साथ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा, और उस टाइम अगर उसके शिफ्टिंग की हम जो वेलोसिटी निकालते हैं वो क्या होती है, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, वो एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है। तो ये आपका क्या है, एक कंडक्टर है, क्या है, ये कंडक्टर है, और इसमें ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, इस तरीके से ये शिफ्ट होते हैं जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, कर लिया होगा। अब हम लोग इसको समझते हैं कि करंट कितना आता है। अगर हम करंट निकालें तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। चलो मैं रब कर रहा हूं अब। तो अगर हम किसी कंडक्टर में करंट निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, अगर हम निकालना चाहें तो सबसे पहले आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, उसके बाद हम लोग करंट निकालना सीखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी होती है द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ free electrons by which they shift in a random direction, in a particular direction, random direction नहीं, in a particular direction, ठीक है। ये क्या होती है, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब यहां पे आप लिख लो द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हम दो कोलिजन के बीच में अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालते हैं, रैंडम वेलोसिटी जो आती है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको मैं बोल रहा हूं वही आवारा इलेक्ट्रॉन है आपके, है ना, जो घूमते रहते हैं, ठीक है ना। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ
free electrons is of the order of 10 power plus 6 मीटर पर सेकेंड। इस ऑर्डर की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। समझ आया आपको? तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अब कैलकुलेट करना सीखेंगे कि करंट क्या आता है। ठीक है ना? चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो अब हम लोग देखते हैं करंट हम लोग कैसे निकालेंगे अगर किसी भी कंडक्टर में हमें करंट निकालना हो गया तब। ठीक है, तो हमारा एक कंडक्टर दिया हुआ है, ये हम मान लेते हैं एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, या आप बोल सकते हो एक सिलिंड्रिकल वायर है। ठीक है, इसके बीच में यहां से दो क्रॉस सेक्शन अगर मैं लूं तो इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे बताओ आप। ये वीडी वेलोसिटी से हमारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वीडी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं ये लेंथ निकालूं, ये लेंथ मुझे कितने मिलेगी पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन? मैं मान रहा हूं n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। अब मैं इतने पार्ट का अगर इसका मैं एरिया बोल दूं a है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a बोल दूं तो इतने पार्ट की बताओ लेंथ कितनी होगी? vd इंटू 1 सेकेंड। हमको क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज फ्लो। अगर हम डेल्टा Q बाई डेल्टा T हम निकालते हैं, अगर मैं डेल्टा T को 1 ले लूं तो डेल्टा Q ही हमारा क्या हो जाएगा, I की वैल्यू हो जाएगी, है ना? तो मैं क्या मान रहा हूं 1 सेकेंड के लिए मैं मान रहा हूं 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया होगा, यहां गया होगा। तो इसकी लेंथ कितनी हुई होगी? Vd इंटू 1 सेकेंड, वही तो हुई होगी, यही हुई होगी इसकी स्पीड। अब मैं यहां से अगर पास करने वाला करंट निकालूं 1 सेकेंड में, जो ये करंट यहां से पास कर रहा है, मैं क्या मान रहा हूं I करंट इसमें से पास कर रहा है। तो इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आप बताओ। I की वैल्यू हो जाएगी n इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन E। इतना तो चार्ज आ गया हमारा, n इंटू E यूनिट वॉल्यूम में चार्ज आ गया, इंटू आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई आप करोगे तभी तो आपको मिलेगा नेट चार्ज, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के लिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में है। 1 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो भी आप यूनिट लोगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर आप SI यूनिट ले रहे हो तो मीटर क्यूब में आप लोगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E। तो n इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना हो गया, n इंटू E। ये पर यूनिट वॉल्यूम में है। तो अगर इसमें इतने वॉल्यूम में आप देखोगे 1 सेकेंड में हमें जितना वॉल्यूम ये मिल रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो कितना होगा, Vd इंटू A इंटू Vd इंटू 1 इंटू A, यही तो वॉल्यूम मिलेगा इसका। अगर इसका वॉल्यूम लिखोगे V तो कितना मिलेगा बताओ आप, Vd इंटू 1 इंटू A, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू दिस लेंथ, यही तो वॉल्यूम मिलेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। अब यहां पे बताओ I की वैल्यू कितनी आ गई, NeAVd। ठीक है, ये हमारा करंट की वैल्यू आती है। ठीक है ना? अब यहां पे हम लिखें n, तो मैंने आपको बता दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर कहीं पे आपको अगर कंफ्यूज करने के लिए, मान लो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के जगह आपको बोल दिया कि कोई पॉजिटिव चार्ज है जो मूव कर रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और उसकी वैल्यू आपको दे दी, उसकी वैल्यू आपको दे दी
आपको 2 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 कूलाम का एक चार्ज है, या 1.6 का आप डबल कर लो, कितना हो जाएगा 3.2, ठीक है ना। 3.2 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 कूलाम का एक चार्ज है जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको करंट बताना है। तो आप क्या करोगे, ई की जगह पे उसका चार्ज लोगे, ठीक है ना। ये चार्ज कोई भी हो सकता है। यहां पे जनरली क्या होता है, कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, इसलिए मैं ये चार्ज क्या ले रहा हूं, ई ले रहा हूं, ठीक है ना। और अगर दूसरा चार्ज हो गया तो यहां आप क्यू भी लोगे, ठीक है ना, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी आ सकता है कभी। तो ई क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। समझ आया आपको, फटाफट आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगर मैं यहीं से आपको जे की वैल्यू पूछूं, तो जे क्या होता है हमारा, आई बाई ए होता है। तो अगर आप आई बाई ए निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, एन ई वी डी। जे की वैल्यू कितनी आती है, एन ई वी डी, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब मैं इसको थोड़ा और इस रिलेशन को मॉडिफाई करूंगा, ठीक है ना। मैं इस रिलेशन को थोड़ा और चेंज करूंगा। मैं अब क्या मान रहा हूं कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन जब उसका होता है, उसके बीच का टाइम इंटरवल कितना है, उसका टी है। उसके बीच का उसका टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है, टी है, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है यहां पे, ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है। यहां पे आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी और बैटरी ने इस पे क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। वो कितना मिलेगा, ई इंटू कैपिटल ई का फोर्स मिलने लगेगा उसको इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब अगर हम क्या मान रहे हैं कि एक कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन एक से, यहां मान लो एक एटम है, इस एटम से टकराने, एक एटम से टकराने के बाद, एक एटम के टकराने के जस्ट बाद और दूसरे एटम से टकराने के जस्ट पहले का टाइम इंटरवल जो है वो कितना है, टी है, ठीक है ना। यहां पे आप लिख लो इस तरीके से, टी इज द टाइम इंटरवल in which the electron टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन आप लिख लो, है ना। टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, टू कोलिजन के बीच का क्या है, टाइम इंटरवल है, टू कोलिजन, ठीक है ना। टू सक्सेसिव कोलिजन आप बोल सकते हो, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का क्या है, टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है, टी है आपका, ठीक है ना। इसको बोलने का क्या मतलब हुआ, दो इंटरवल, यहां पे मान लो दो एटम थे, एक इलेक्ट्रॉन आया यहां पे इससे टकराया और टकराने के बाद मुड़ गया और इधर जाके ये इससे टकराया। तो इससे टकराने के जस्ट बाद और इसको टकराने से जस्ट पहले, ये वाला जो टाइम इंटरवल है ये आपका क्या है, टी है। एक से टकराने के बाद, वन से टकराने के बाद और टू से टकराने के पहले, टू से टकराने से पहले जो टाइम इंटरवल है, टकराने के जस्ट बाद और टकराने से जस्ट पहले का जो टाइम इंटरवल है उसको हम कितना ले रहे हैं, टी ले रहे हैं। समझ आया आपको, हम लोग ये टाइम इंटरवल कितना ले रहे हैं, टी ले रहे हैं।
तो अगर हम इस पे देखें इलेक्ट्रॉन पे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ आप यहां पे बताओ। अगर हम इस पे E इंटू ई फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे आप क्या लिख सकते हो, F इक्वल टू एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ए, और इसको आप लिख सकते हो E इंटू कैपिटल E, लिख सकते हो आप। फोर्स यही तो लग रहा है, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा मुझे, E इंटू कैपिटल E बाई ए, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना, E इंटू कैपिटल E बाई ए। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से टकराया और यहां पे जस्ट टकराने के पहले ये अगर टाइम इंटरवल t है, तो इसके लिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कर रहा होगा, तो एक्सिलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म होगा। अगर आप एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच की बात कर रहे हो तो यहां पे मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो v फाइनल मुझे क्या मिलेगा, v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल, इसको आप कर दो v इनिशियल माइनस प्लस 80, यही तो मिलेगा, v इनिशियल प्लस 80। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, v फाइनल को मैं लिख सकता हूं v इनिशियल प्लस ई स्मॉल ई कैपिटल ई, स्मॉल ई चार्ज है और कैपिटल ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाई एम ई इंटू टी, यही तो मिलेगा। अब मैं क्या काम करूं, दोनों का एवरेज अगर निकाल लूं, अगर मैं एवरेज निकाल लूं v फाइनल का और एवरेज निकाल लूं मैं v इनिशियल का, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमें, प्लस ई बाई एम ई तो कांस्टेंट है आपका, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ई बाई एम ई आपका कांस्टेंट है, और इसको मैं t का एवरेज यहां पे निकाल लूं, मैं क्या कर रहा हूं, सभी का एवरेज निकाल रहा हूं। तो ये हमारा ui इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा था तब की वेलोसिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा नहीं अप्लाई हो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी हमारी तब की वेलोसिटी थी। और ये फाइनल वेलोसिटी कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगने लगा, जब एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करने लगा, उसके बाद की वेलोसिटी है। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज आपसे पूछूं, इनिशियली बताओ उसकी वेलोसिटी का एवरेज क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है लेकिन उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता है, वो 0 हो जाता है। फाइनली वो जहां से शुरू करता है वहीं पे वापस वो पहुंच जाता है, समझ आया आपको। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आ रहा है, इसका मतलब v इनिशियल मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर मैं यहां पे करूं v फाइनल मेरा क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही क्या हो जाती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 प्लस ई बाई एम ई, और t क्या है, t का अगर हम एवरेज निकालें तो ये क्या मिलता है हमें, टाउ। टाउ क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये यहां पे हमने एक इंस्टेंटेनियस टाइम देखा था, अब टाउ जो है हमारा वो एक एवरेज टाइम होता है, वो बहुत सारे कोलिजन के टाइम को जोड़ के उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ कोलिजन से तब जो टाइम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं Vd की वैल्यू लिखूं तो कितना मिलेगा हमें, ई बाई एम ई इंटू टाउ, ये वैल्यू आ गई हमारी Vd की। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखो अब क्या होगा, ये जो हमारी Vd की वैल्यू आई है इसको आप क्या करो, करंट वाले फॉर्मूले में रख दो। तो करंट वाला फॉर्मूला आपका क्या था, NEA Vd, यही तो था फॉर्मूला। अब यहां से अगर आप लिखो तो क्या मिल जाएगा, I कितना मिल जाएगा, NEA Vd की जगह पे आप ये वैल्यू रख दो, E बाई एम ई इंटू टाउ, तो कितना मिल जाएगा बताओ, NE स्क्वायर AE बाई एम ई इंटू टाउ। या तो आप यहां पे टाउ को ले लो,
टाउ को आप यहां ले लो और ई को आप इधर कर दो, ठीक है। ये आपके आई की वैल्यू आ गई, समझ आया आपको। तो कहीं अगर आपको ये सारी चीजें दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, टाउ दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना। एरिया ऑफ आपको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे कि आई की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। समझ आया आपको, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं जे की बात करूं, अगर मैं जे की बात करूं आपसे, तो जे कितना मिल जाएगा बताओ आप। जे मिल जाएगा आई बाई ए होता है, तो आई बाई अगर ए आप निकालोगे, आई बाई ए अगर निकालोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी बताओ आप। एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई इंटू ई, यही तो मिलेगा। तो अगर हमें जे वेक्टर लिखना हुआ तो ये सारे तो स्केलर हैं, ठीक है। एन ई स्क्वायर टाउ आपका कैसे बनता है, इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है ना। एम ई इंटू ई वेक्टर, ये चीज आपकी आ जाएगी, समझ आया आपको। तो ये आपका आ गया जे, क्या हो गया आपका करंट डेंसिटी का, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 5 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू अ conducting conducting wire having length 5 meter, having length 5 meter and volume 20 मीटर क्यूब, ठीक है। देन फाइंड द करंट डेंसिटी, इन वायर। आपका क्या है, सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है ना। कंडक्टिंग वायर जो है वो क्या है, सिलिंड्रिकल है, या आप कोई भी वायर इसमें ले सकते हो, कोई उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ आप मुझे क्या आएगा। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो मैं बताता हूं, इसमें देखो आप अपने आंसर से मैच करोगे, आप क्या आ रहा है आपका आंसर। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 20 मीटर क्यूब। आपको क्या करना है, पहले क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू 20 लिख सकते हो आप, ये मीटर क्यूब में आएगा। ए आपको निकालना है तो कितना मिल जाएगा बताओ, 20 बाई एल, लेंथ कितनी दी हुई है 5 मीटर, तो कितना आ गया 4 मीटर स्क्वायर का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। अब इसमें से करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर, तो जे कितना मिल जाएगा, जे बताओ क्या होता है, आई बाई ए होता है। तो कितना मिल गया बताओ आप, आई आपका है 5 और ए कितना है आपका 4, तो कितना मिल जाएगा 1.25 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका करंट डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, 5 इसमें दिया हुआ है आपको 10 एम्पियर
current is passing through a cylindrical conducting wire. Conducting wire, where conducting wire in which two cross 10 power 24 electrons are present in a unit volume. In a unit volume. In a unit volume. If the area of cross section if the area of cross section is 2 मीटर स्क्वायर, या आप इसको 1 लिख लो, 1 mm स्क्वायर कर दो आप, 1 mm स्क्वायर, देन फाइंड VD, देन फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना? इसको आप फटाफट सॉल्व करो और आप बताओ मुझे क्या वैल्यू आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो करंट दिया हुआ है, आई कितना है हमें 10 एम्पियर। करंट इज पासिंग थ्रू ए सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर in which 2 क्रॉस 10 पावर -3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम। n की वैल्यू दी हुई है कितनी, 2 क्रॉस 10 पावर 24, ठीक है, प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कितना, 1 mm स्क्वायर, तो 1 क्रॉस 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा mm स्क्वायर। देन फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको क्या बताना है, VD बताना है, ठीक है। अब फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, I इक्वल टू NEA VD वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लिए होगे, फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करूंगा। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब इस क्वेश्चन का देखो आंसर मैं कैसे निकालता हूं, आप लोग अपने आंसर से मैच करोगे आपका सही आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, I अब हमें VD निकालना है, VD तो कितना आ जाएगा, I डिवाइडेड विथ NEA, यही तो आएगा, I डिवाइडेड विथ NEA। अब सबकी वैल्यू रख दो, I कितना है 10, N कितना है आपका 2 क्रॉस 10 पावर 24, ठीक है, क्रॉस। अब ये कितना है, A की वैल्यू 10 पावर -6 क्रॉस 1.6 क्रॉस 10 पावर -19, ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब यहां से आप निकालोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप, 10, ये 6 और 19 25 हो जाएगा, और यहां से ये 10 मिलेगा, यहां से कितना मिल जाएगा 32 मिल जाएगा, ये 32 मिलेगा। यहां से कितना मिलेगा 10 पावर -25 और +24 है, तो -1 मिलेगा, 10 पावर -1, तो यहां कितना मिल जाएगा 3.2 क्रॉस 10 पावर -1 मिलेगा। अभी इसको क्या कर सकते हो आप, 100, 10 पावर -1 ऊपर जाएगा तो 100/3.2 कर सकते हो आप। 100/3.2 कितना आ जाएगा बताओ आप, इसको आप कर सकते हो 1000/32। अब इससे निकाल लो आप,
8 आ जाएगा, 4 से आप डिवाइड करोगे 250 आ जाएगा, फिर आप इसको 4 से फिर से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 62.5। 4 से आपने इसको फिर से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 से आपने फिर से डिवाइड कर दिया तो कितना मिल गया 31.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये लेकिन बहुत ज़्यादा आ रही है, हमने ये डेटा कुछ रैंडम लिया है ना इस वजह से, नहीं तो इसको कितने का आना चाहिए 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का आना चाहिए इसको। ठीक है, चलो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। यहां दिया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी of an electron is 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड if it cover a distance of 1 meter in opposite direction of electric field. Drift velocity of an electron is 2 × this if it cover a distance of 1 meter in opposite direction of electric field, then find the total distance covered by electron, in this time v। अब यहां पे दिया हुआ है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है, आपको बताना है डिस्टेंस कवर्ड क्या है। फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दी हुई है, आपको टोटल डिस्टेंस बताना है जो इलेक्ट्रॉन कवर करेगा। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको देखो सॉल्व कर रहा हूं। देखो, अगर vd इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं टाइम निकालूं तो कितना लगेगा बताओ, 1 डिवाइडेड विद 2 × 10⁻³ यही तो लगेगा। तो कितना मिल जाएगा मुझे 1000 डिवाइडेड विद 2, तो कितना मिल गया, t मेरा मिल गया 500 सेकेंड। t कितना मिल गया मुझे 500 सेकेंड। अब ये 500 सेकेंड जो है रैंडम स्पीड से मूव कर रहा होगा, है ना, ये सीधी लाइन में तो चल नहीं रहा था। 1 मीटर जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये रैंडम मोशन करते करते वो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी,
है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आपने टाइम निकाल लिया कि कितने टाइम में इसने 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। अब उस टाइम में ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वजह से, कुछ रैंडम मोशन की वजह से भी डिस्टेंस कवर करेगा। वो रैंडम मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस आपसे यहां पे पूछी जा रही है। समझ आया आपको? तो अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ आप? 500 क्रॉस 10 पावर 6 कितना मिल जाएगा? 5 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर। ये इसकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड आएगी। समझ आया? फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इस पे एक दो। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे थोड़ा अब हम लोग देख लेते हैं। ये करंट डेंसिटी पे देख लेते हैं, ठीक है ना। एक ही वायर गिवन है, ठीक है। ये आपका वायर है कुछ ऐसा, यहां पे कुछ ऐसा हो गया वायर, फिर ये सेम हो गया, यहां पे आया, ठीक है। यहां से करंट जा रहा है आई, ये एरिया है A1, ये एरिया है A2, ये एरिया है, इसको आप A2 मानो, इसको आप A3 मानो और इसको आप A1 मानो, ठीक है। आपको बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको A1, A2 और A3 में बताना है। इसमें करंट आए जा रहा है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 आप मान लो। आपको बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगी और उसके बाद कहां पे होगी और उसके बाद कहां पे होगी। मैं एरिया का ऑर्डर आपको बता देता हूं। A1 सबसे कम है, उससे ज्यादा है A2 और उससे ज्यादा है A3। हालांकि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है साफ साफ, है ना। आपको बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां पे कैसे होगी, ठीक है। फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने। अब बताओ करंट अगर इसमें से आई फ्लो कर रहा है तो आई तो सेम रहेगा हर जगह पे। आई क्या रहेगा? सेम रहेगा। करंट तो आपका सेम ही रहेगा ना, जो करंट जा रहा है वही करंट इसमें से जाएगा। करंट आपका कांस्टेंट होगा। अब यहां पे क्या है, अगर इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे और यहां पे जब ये रहेगा तो देखो क्या कंडीशन बनेगी। आई का फॉर्मूला होता है NE AVD, ठीक है। तो अगर आप VD निकालो, VD कितना मिल जाएगा बताओ? I/NE × A। अब बताओ ये सारे तो आपके कांस्टेंट हैं, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं, ठीक है। I/NE आपके क्या है? कांस्टेंट है सर, ठीक है। अब अगर आपको VD निकालना है तो VD किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे डिपेंड करेगा। जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी? कम होगी, और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आई आपका अगर ये कांस्टेंट हो गया तो VD कितनी मिलेगी बताओ? 1/A पे डिपेंड करती है। तो सबसे ज्यादा VD कहां पे होगी? ड्रिफ्ट स्पीड 1 पे, फिर VD at 2 पे, फिर VD at 3 पे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला। इसमें आप कर सकते हो, यहां पे आप क्या लिख सकते हो? VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A आप बोल दो, या VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A बोल दो, दोनों बात सेम ही है, ठीक है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हो। समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इस पे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करूं, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं। चलो कर लिया होगा, अब रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? ये आपका करंट डेंसिटी दी हुई है, ठीक है ना। करंट डेंसिटी आपको दी हुई है,
आपको उसके बाद बताना है कि करंट कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक सिलिंड्रिकल वायर है, आपका सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, ये आपका सिलिंड्रिकल वायर है जिसका एक्सिस से रेडियस जो दिया हुआ है, एक्सिस से जो इसका रेडियस है ये है कैपिटल आर, एक्सिस से रेडियस इसका कितना है, कैपिटल आर है, और एक्सिस से किसी एक डिस्टेंस स्मॉल आर पे इसको जे की वैल्यू दी हुई है, जे की वैल्यू कितनी है 5r², जे की वैल्यू कितनी है 5r² दी हुई है, ठीक है, किसी डिस्टेंस r पे इसके एक्सिस से किसी एक डिस्टेंस r पे, मतलब अगर हम देखें तो ये पूरा एक सर्कल बन रहा होगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो, इस ये पूरा क्या बन रहा होगा, एक सर्कल बन रहा होगा, यहाँ पे आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, डेंसिटी, जे की वैल्यू कितनी है 5r², तो आपको बताना है करंट I जो इसमें से पास कर रहा है 0 to पूरे वायर से जो करंट पास कर रहा है वो आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। करंट डेंसिटी 5r² दिया हुआ है और आपको बताना है कि कितना करंट इसमें से पास हो रहा है, वायर से कितना करंट जा रहा है, ठीक है, I की वैल्यू आपको बतानी है। फटाफट आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई। अब देखो इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी r डिस्टेंस पे अगर आप एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग आप कंसीडर करो, ठीक है, r डिस्टेंस पे आप एक एलिमेंटल रिंग ले लो, ये आपकी रिंग हो गई, और इसकी थिकनेस कितनी ले लो आप, dr थिकनेस की, ठीक है ना, dr थिकनेस की r डिस्टेंस पे आपकी रिंग है, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि कितना करंट जा रहा होगा, तो अगर मैं di करंट लिखूं इसमें से, तो j इंटू इसका एरिया अगर मैं निकाल लूं तो कितना आएगा 2πr इंटू dr, यही तो आएगा 2πr इंटू dr। अब मैं j की वैल्यू अगर रख दूं तो कितना मिलेगा मुझे 5r² इंटू 2πr dr, ठीक है। अब यहां से अगर आप करते हो तो कितना मिल जाएगा 10π इंटू r³ dr, यही मिलेगा। अब उसके बाद di को आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, di को क्या करो आप इंटीग्रेट कर दो, तो di कहां से इंटीग्रेट करोगे आप, 0 से i तक, क्योंकि यहां पे एग्जैक्टली यहां पे r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो r इक्वल टू 0 पे करंट डेंसिटी आपकी 0 है, तो एग्जैक्टली एक्सिस पे करंट क्या होगा 0 होगा, तो इसको आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे 0 टू कैपिटल R, और ये क्या मिल जाएगा 10π इंटू r³ dr, तो कितना मिल जाएगा ये आपको 10π r³ dr, यही मिलेगा, है ना। अब दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दो, यहां क्या मिलेगा I मिल जाएगा आपको, कहां से कहां तक 0 से I तक, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिल जाएगा 10π। अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं आता है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आप हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर जाके आप देख सकते हो, आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे हमने पढ़ाया हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, तो वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस करोगे पूरी फिजिक्स में, है ना, हर जगह पे आपको ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती रहेंगी, जहां भी वेरिएबल आएगा वहां पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिक्स में जाके आप इंटीग्रेशन का लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो i - 0 यहाँ पे मिलेगा, और ये कितना मिल जाएगा बताओ 10π, और यहाँ पे r की वैल्यू लिखो, r⁴/4, यही तो मिलेगा। अब i की वैल्यू कितनी आ गई बताओ आप, यहाँ 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो 2.5π r⁴, ये आपकी आ गई i की वैल्यू, ठीक है। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको।
ये वेरिएबल अगर है आपका जे, तब के लिए आपकी ये प्रॉब्लम थी, है ना। अब हम क्या देखते हैं, ओम्स लॉ देख लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई आपको, उसी टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं। और भी प्रॉब्लम्स आपको अगर रहेगी तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से अब हम देखेंगे कि ओम्स लॉ है क्या। तो पहले आप ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख लो, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि ओम्स लॉ को कैसे हम डिराइव करते हैं। फॉर एन होमोजीनियस, फॉर एन होमोजीनियस यूनिफॉर्म ओमिक कंडक्टर, for an homogeneous uniform ohmic conductor, the current is directly proportional to यहां करंट नहीं, यहां पे आप वोल्टेज लिखो, ठीक है ना। द वोल्टेज is directly proportional to current flowing through the conductor, ठीक है। तो ओम्स लॉ आपका किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म होमोजीनियस, और क्या होना चाहिए, ओमिक कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या आएगा आपका, आई वी जो है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ तो यहां पे क्या मिल जाता है, V इक्वल टू आई इंटू आर मिल जाता है। ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो मिलता है वो क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो V क्या है, V आपका है पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और आर क्या है, आर है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ आया, V इक्वल टू आई आर में ये आपकी वैल्यू है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ओम्स लॉ प्रूव कैसे करोगे, ठीक है ना। आप नोट डाउन कर लो इसको, फिर इसके बाद मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ को आप कैसे प्रूव करोगे ये हम देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब यहीं पे मैंने आपको कुछ टाइम पहले अभी यहीं पे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, कि जे वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, कोई कांस्टेंट वहां पे आता है, और ई वेक्टर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कांस्टेंट मैं मान लेता हूं क्या है, सिग्मा है, ठीक है ना।
सिग्मा की वैल्यू वहां पे मैंने आपको बताई थी NE² इंटू ए, यहाँ से आपका डिवाइड हो जाता है इंटू ई वेक्टर, ये आता है आपका। तो सिग्मा आपका ये आ गया, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू ये आ गई। अब बताओ यहाँ पे अगर आप किसी कंडक्टर के क्रॉस, कोई आपका कंडक्टर दिया हुआ है, इसके क्रॉस अगर आप बैटरी लगा दो, एक बैटरी लगा दो जिसका पोटेंशियल कितना हो, V हो, तो इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल V आ जाएगा। इसकी लेंथ आप कितनी मान लो, L मान लो, ठीक है। तो आप बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अगर आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो कितना आएगा। इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो E आपको कितना मिलेगा, V - 0 डिवाइडेड विद L, यही तो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना मिल गया बताओ आप, यहां से आप बताओ निकालोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, J क्या मिल जाएगा बताओ आप, सिग्मा V/L, ठीक है, सिग्मा V/L। अब J की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, I/A लिख सकते हो, आप I/A लिख सकते हो। और ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, सिग्मा V/L, जहां पे सिग्मा हमारी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, इसको आप लिख लेना, ये क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं निकालूं V की वैल्यू, तो V कितना मिल जाएगा मुझे बताओ आप, L/A इंटू सिग्मा, ठीक है, ये कितना मिल गया, इंटू I, यही मिल गया मुझे, ठीक है। अब जो 1/1 सिग्मा आता है, 1 कंडक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको हम, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो अगर ये रेजिस्टिविटी है तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बताओ आप, ये रेजिस्टिविटी यहां से मिलेगा आपको 1 सिग्मा रेजिस्टिविटी मिल जाएगा। तो V कितना मिल जाएगा आपको, रो L/A इंटू I, ये मिलेगा। यही फॉर्मूला आपका क्या है, V = IR, ठीक है, यही आपका ओम्स लॉ है, जहां पे R की वैल्यू कितनी होती है, रो L/A। A क्या है आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, L क्या है कंडक्टर की लेंथ है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया और कंडक्टर की लेंथ आपको अगर गिवन है तो आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो रो L/A से, और यहीं से आपका ओम्स लॉ आता है V = IR, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इस पे अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कर लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं, चलो। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ रो L/A पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। एक वायर है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, जिसकी लेंथ L है। हमने क्या कर दिया, इसी वायर को खींच के इसको 3L लेंथ कर दी, इसी वायर को हमने खींच के 3L लेंथ कर दी, लेकिन इसका हमने क्या करा, डेंसिटी इसकी चेंज नहीं की। इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और रेजिस्टिविटी भी इसकी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब हमने इसको इस तरह से खींचा कि ना तो इसकी डेंसिटी चेंज हो, ना तो इसकी क्या हो, रेजिस्टिविटी चेंज हो, ठीक है ना तो डेंसिटी चेंज हो, ना तो रेजिस्टिविटी चेंज हो। तो अगर ये वायर का अगर रेजिस्टेंस R था, तो आपको बताना है इस न्यू वायर जो 3L लेंथ का वायर है, उसका रेजिस्टेंस अगर R' है तो R' की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फटाक से आंसर निकाल लोगे, तो निकालो और बताओ आप। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या आएगा। देखो यहाँ पे
एल लेंथ का वायर है, इसकी अगर मैं आर की वैल्यू लिखूं तो आर कितना मिलेगा मुझे, रो एल बाई ए। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया कि ए हो गया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब बताओ, जब इसको आपने 3L लेंथ किया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो चेंज हुआ होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहेगा, तभी आपकी डेंसिटी वेरी नहीं करेगी। डेंसिटी नहीं वेरी करने का क्या मतलब हुआ, मास भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपकी डेंसिटी सेम रहेगी। समझ आया आपको? तो मास तो इसका चेंज हो नहीं रहा है खींचने में, इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी हमारी डेंसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, मास बाय वॉल्यूम। समझ आया? तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम और अगर इसका वॉल्यूम मैं निकालूं तो दोनों का वॉल्यूम सेम आना चाहिए। तो मैं क्या निकालता हूं, इसका वॉल्यूम मैं निकालता हूं। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, L इंटू ए ऊपर वाले वायर का, और नीचे वाले वायर का कितना आएगा, 3L इंटू ए डैश मैंने मान लिया। इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 3L इंटू ए डैश। तो अगर मैं ए डैश की वैल्यू निकालूं तो कितना मिलेगा बताओ आप, a/3 मिल जाएगा। ए डैश कितना मिल गया आपको, a/3। अब आप r डैश की वैल्यू निकाल लो, r डैश कितना मिल जाएगा, रो L की वैल्यू 3L बाई ए की वैल्यू a/3, तो कितना मिल गया आपको 9 रो L बाई ए। अब रो L बाई ए आपका किसके इक्वल है, r के इक्वल है, तो कितना हो गया ये 9r। r डैश कितना हो गया 9r, ये आपका आंसर हो गया। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये आपकी। अब हम आ जाते हैं, थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम हम इस पे लेते हैं, है ना। सिंपल सिंपल तो आप आसानी से कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वायर है और हॉलो है, ये हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है ना। ठीक है, ये हॉलो आपका सिलिंड्रिकल वायर है जिसका इनर रेडियस है a और जिसका आउटर रेडियस कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस कितना है, b दिया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है, अगर मैं यहां से और यहां पे एक बैटरी कनेक्ट करूं, ठीक है, अगर मैं इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर बैटरी कनेक्ट करूं, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मुझे क्या बताना है, इसका रेजिस्टेंस बताना है। इसकी टोटल लेंथ है L और इसका मैंने आपको रेडियस दे ही दिया है, ठीक है। तो आप बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। इसकी रेजिस्टिविटी आप ले सकते हो रो, रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है, इसकी लेंथ L है और ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। आप फटाफट सॉल्व करके बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो, अगर हम यहां पे एक एलिमेंट मान लें, एक छोटा सा एलिमेंट मान लें जिसकी थिकनेस हम मान लें कितनी है, dl है, dl थिकनेस का एक हम एलिमेंट मान लें, तो ये क्या होगा, एक सर्कुलर एलिमेंट होगा ये। अगर हम इसको कुछ दिखाएं तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ये ऐसा होगा आपका एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं इसका आपको कौन सा व्यू दिखाऊं, क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाऊं, अगर क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाऊं तो ये एलिमेंट आपका कुछ ऐसा होगा जिसमें ये थिकनेस इसकी कितनी है, dl, ठीक है। तो अगर इतने के लिए मैं dr लिखूं, dl थिकनेस के लिए, तो कितना मुझे मिलेगा, रो L बाई रो L की वैल्यू कितनी है, dl बाई ए आपका कितना आएगा, एरिया जो इसका है, तो इसका एरिया कितना आएगा बताओ, पाई
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो आएगा, क्योंकि ये इनर रेडियस इसकी ए है और आउटर रेडियस इसकी कितनी है, बी है। तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो इसको कंप्लीट। आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करो, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 टू आर डी आर, और ये कितना मिल जाएगा, रो बाई पाई, इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूं, इंटीग्रेशन डीएल कहां से कहां तक, 0 टू एल। ठीक है, अब आप बताओ अब कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आर दे देगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो एल बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसी में मान लो थोड़ा सा चेंज कर देता, इसी में मान लो मैं क्या कर देता, थोड़ा सा चेंज कर देता इसी प्रॉब्लम में। सेम प्रॉब्लम आपकी है, इसमें मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने ले लिया कि यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे इसका जो रो है वो कितना है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है। ठीक है, x डिस्टेंस पे रो की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3x स्क्वायर। x मेरा कहां से शुरू होता है, यहां से, यहां पे x इक्वल टू 0 है। अगर इस पॉइंट में मैं देखूं तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती है, 3x स्क्वायर हो जाती है। तो फिर से आपको रेजिस्टेंस बताना है इस वायर का कितना आएगा। यही सेम प्रॉब्लम है बिल्कुल, सिर्फ मैंने क्या कर दिया, रो को अब वेरिएबल कर दिया। पहले रो हमारा कांस्टेंट था, अब हमने रो को वेरिएबल कर दिया। तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस कितना आएगा। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। देखो यहां पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, यहां से। अब मैं क्या काम करता हूं, एलिमेंट में क्या मानूंगा, dx मानूंगा, और कहां से, यहां से x डिस्टेंस पे एलिमेंट में क्या मानूंगा, dx। तो अगर मैंने dx एलिमेंट मान लिया तो मैं dr लिख सकता हूं। dr कितना होगा, रो dx बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एरिया में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है ना, यही रहेगा। अब यहां से क्या करो आप, dr, यहां पे रो की वैल्यू रख दो आप। रो की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर dx बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, तो dr कहां से, 0 से कैपिटल R, यही तो आएगा। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, पाई बाई 1 बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप एज इट इज लो, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, 3x स्क्वायर dx को कहां से कहां तक, 0 से l तक आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, x क्यूब बाई 3, तो 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब मिल जाएगा। तो यहां कितना मिल जाएगा, r की वैल्यू मिल जाएगी l क्यूब डिवाइडेड विद पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ आया आपको, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रेजिस्टेंस की। ठीक है, यहां पे आपको 3 की जगह पे k भी दिया जा सकता है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकालोगे क्या रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप फटाफट, फिर हम लोग एक और प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पे एक और प्रॉब्लम देखते हैं, सेम सिलेंडर पे ही इसका। अब हमने क्या किया, बैटरी को जो है, ये मैं एलिमेंट को यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है, ये आपका सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, बैटरी को ऐसे ना जोड़ के मैंने कुछ अलग तरीके से बैटरी को जोड़ दिया।
मैंने क्या करा, बैटरी को अलग तरीके से जोड़ दिया। तो अब आपको रेजिस्टेंस बताना है। मैंने क्या किया, इसके इनर सरफेस से बैटरी को यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया इसके आउटर सरफेस पे, ठीक है। इनर सरफेस से आउटर सरफेस पे मैंने बैटरी को जोड़ दिया। तो आपको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। लेंथ इसकी सेम L है और रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। इसका ए इनर रेडियस है, आउटर रेडियस B है। तो आपको बताना है कितना इसका रेजिस्टेंस आएगा। फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं। इधर बैटरी को जोड़ने का मतलब क्या हुआ, इनर और आउटर पॉइंट के बीच में आपको अब रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन, चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बताता हूं। अब देखो, अब मैं क्या दिखाता हूं, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाता हूं। क्रॉस सेक्शन व्यू में कुछ ऐसा है, ये है A, ये है B। अब मैं क्या करता हूं, एक एलिमेंटल सिलेंडर में मानता हूं, जो कितने डिस्टेंस पे, R रेडियस पे है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dr है, ठीक है। R रेडियस पे dr थिकनेस का है, ठीक है। अब आपको यहां पे बताना है A और B इसकी क्या रेडियस दी हुई है, इनर और आउटर रेडियस दी हुई है। अब यहां से इसका अगर आप एलिमेंटल रेजिस्टेंस निकाल लो तो आपको इसका रेजिस्टेंस कंप्लीटली मिल जाएगा ना। तो इसको अब निकालते हैं, देखो क्या आएगा यहां पे। तो अभी इसका हम रेजिस्टेंस निकालते हैं dr। अब बताओ, ये एलिमेंट कुछ अंदर में होगा L लेंथ तक, ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है। तो एलिमेंट मैं कुछ ऐसे ले रहा हूं, देखो क्रॉस सेक्शन व्यू में अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा आपका एलिमेंट रहेगा, यहां पे रहेगा, और सर्कुलर है तो यहां पे भी रहेगा। समझ आया आपको, कुछ ऐसा आपका एलिमेंट रहेगा, समझ आया। ये एक सर्कल बनाएगा यहां से, अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप की सर्कल आपकी बनेगी। समझ आया आपको, इस टाइप की, ठीक है ना। ये बहुत ही गंदा दिखने लगा, इस टाइप की आपकी सर्कल बनेगी, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं कैसे एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं। यहां पे हम ले लेते हैं, ये कितना था हमारा, A था, ये रेडियस A थी और ये रेडियस B थी, ठीक है, ठीक है ना। तो हम अगर dr की वैल्यू अभी इसके केस में लिखें तो क्या होता है, dr हमारा क्या होता है, रो L की वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप, इस डायरेक्शन में। अब करंट मेरा कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो इसकी वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, dr लेनी पड़ेगी मुझे इसकी वैल्यू, क्योंकि यही तो इसकी लेंथ होगी। रो L बाई A लिखोगे तो यही तो लेंथ, इधर करंट जा रहा है। अब करंट आपका ऐसे पास कर रहा है, तो L आपका कौन सा होगा, यही थिकनेस तो होगी, L आपका यही होगा, dr होगा डिवाइडेड विद। अब इसका क्या करोगे आप, एरिया लोगे, एरिया आपको क्या मिलेगा बताओ आप, पाई 2 पाई r इंटू L, 2 पाई r इंटू L, यही तो मिलेगा। इसका अगर आप निकालोगे सर्कमफेरेंस तो 2 पाई r मिलेगा, और अंदर तक अगर आप एरिया लोगे पूरा L लेंथ का तो 2 पाई r इंटू L मिलेगा, यही मिलेगा। अब यहां से आप इसको बाहर कर लो, रो बाई 2 पाई L dr बाई r, ठीक है, मिलेगा। अब दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दो, तो आप इंटीग्रेट करो dr को कहां से कहां तक, 0 से r तक, और यहां पे रो L बाई 2 पाई L कहां से कहां तक, 0 टू 0 नहीं, A टू B, आप इसको इंटीग्रेट करो और क्या मिलेगा, dr बाई r, यही तो मिलेगा ना। अब यहां से निकालो आप, अब यहां से निकालो क्या वैल्यू आएगी। तो अगर आप यहां से आप निकालोगे r तो कितना मिल गया आपको बताओ, रो इंटू 2 पाई L, ये कितना मिल जाएगा, ln r, कहां से कहां तक, A से B तक। तो आप अगर वैल्यू रखोगे तो r कितना मिल जाएगा, रो बाई 2 पाई L इंटू ln B बाई A, ये मिल जाएगी आपकी
आर की वैल्यू। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा आपने। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे ओम्स लॉ पे, इसी टाइप की कुछ और प्रॉब्लम डिफरेंट शेप लेके हम स्फीयर में देखेंगे। और अगर कोई कोनिकल शेप दिया हुआ है तो उसका आप कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या किया जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या तो स्टार्ट कर देंगे या तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी में से कुछ शुरू किया जाएगा। तो पहले हम इसकी प्रॉब्लम देखेंगे, फिर रेजिस्टेंस का वेरिएशन देखेंगे टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।